जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है साथियों। वो भी जीके का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट को। तो साथियों आप लोग अपनी तैयारी को और भी कस लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है, बताइए। तो साथियों रूमी दरवाज़ा, ठीक है। रूमी दरवाज़ा आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण साथियों नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। तो रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का या फिर उत्तर प्रदेश का? तो साथियों जो आपका लावड़ी है वो महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है, ठीक है साथियों। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फुलपति, ग्रीडा नृत्य, सेला लारकी, सेला भदोनी, मांच। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो झोरा, झाली, झरही झरही, धामन, छपेली, महासू, नाटी, डांगी। और उत्तर प्रदेश के अगर नृत्य की मैं बात करूँ साथियों तो नौटंकी हुआ, रासलीला, कजरी, झोड़ा, छपेली, जैता, ये सब उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, सोमनाथ में हुआ था, सोमनाथ, आगरा में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और किस जगह हुआ था वो पूछा जा रहा है। तो साथियों काशी में हुआ था। कहाँ पे? काशी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। काशी जो है उत्तर प्रदेश में है। कबीर 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, भक्ति आंदोलन के संत थे। पुस्तकें इनकी है बीजक, कबीर परचाई, साखी ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली हैं। इनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। संत कबीर गुरु नानक और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। जो संत कबीर गुरु नानक हैं और दिल्ली के सुल्तान जो हैं वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कार्निया, परितारिका, रेटिना, लेंस। जो जब नेत्रदान किया जाता है तो आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो साथियों कार्निया जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेत्रदान में आंख का कार्निया उपयोग किया जाता है, जबकि रेटिना का कार्य चित्रों को ग्रहण करना है। रेटिना आंख में कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है, ठीक है। कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है रेटिना। हाल ही में देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व? वो भी देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व साथियों। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी की सहायक जो नदी है सरजू नदी में देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। इस नदी में कछुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? किसने? पार्श्वनाथ ने, नेमिनाथ ने, महावीर ने,
या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा है? तो साथियों महावीर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जिसे हम चोरी न करना भी कहते हैं अस्तेय को, तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह माने धन संचय का त्याग। ठीक है, परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा और उसका पालन अनिवार्य बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था साथियों? अकबर और हेमू के मध्य में, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो किन के बीच में लड़ा गया था और कब लड़ा गया था ये भी बता दीजिएगा। साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, वो भी 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें साथियों इब्राहिम ने साहस और बहादुर से युद्ध किया, किंतु बाबर की योग्य सेनापति तो जो श्रेष्ठ युद्ध नीति और तो खाने के कारण इब्राहिम की यहाँ पे पराजय हो गई थी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी यहाँ पे पराजय हो गया था और बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर विजयी और इब्राहिम लोदी अविजय हुआ था। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। 12 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इब्राहिम ने साहस और बहादुर से युद्ध किया, किंतु बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तो खाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम की मृत्यु से लोदी वंश ही समाप्त नहीं हुआ, वरन दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु होने से लोदी वंश ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ साथियों 12 अप्रैल 1526 को होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, जिसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी उसमें से काफ़ी प्रयास करने के बाद हार जाता है। ठीक है, पराजय हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, कब किया गया? क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैसे किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो साथियों भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कौन सी योजना के अंतर्गत किया गया? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया भारत की संविधान सभा का गठन। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर होना चाहिए। ठीक है, तो एक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, इलाहाबाद और वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है साथियों? तो जो है सहारनपुर और मेरठ में नींबू उगाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है। नींबू का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो साइट्रस लिमोन है। ठीक है, साइट्रस लिमोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? रायपुर, गुवाहाटी, शिलांग, रांची। तो साथियों रायपुर छत्तीसगढ़, शिलांग भी जानते हैं, रांची भी जानते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश माने भारत की किसी राज्य की राजधानी नहीं है? ठीक है, तो साथियों गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी आपका राइट आंसर होगा। गुवाहाटी जो है वो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बाकी गुवाहाटी शहर असम राज्य में स्थित पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। राज्य की राजधानी दिसपुर
शहर के भीतर स्थित है। यह शहर कोलकाता के बाद पूर्वी भारत में दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और भारत में सबसे तेजी से विकासशील शहरों में से एक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो साथियों, कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी आपका राइट आंसर होगा। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, महानदी 851 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो यह नदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और दिनांक है, इधर अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इधर दिनांक है। ठीक है, वन्य जीव जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है क्या? पृथ्वी जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? जैव विविधता 22 मई को, या फिर ओजोन परत का संरक्षण 16 अगस्त को? तो आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों, ओजोन परत का संरक्षण ये 16 अगस्त को नहीं मनाया जाता। ठीक है साथियों, 16 तो सही है लेकिन अगस्त महीना नहीं है। यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ओजोन परत जो है वो ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है डी बनेगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को क्षरण से बचाने के उद्देश्य से 23 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया था। प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प सुमेलित हैं साथियों। बाकी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या फिर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो किसे कहते हैं प्रकाश वर्ष? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष की बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो साथियों 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 10 की पावर 3 कम कर दो 12 किलोमीटर। ठीक है, और अगर यहीं पे मैं प्रकाश की चाल की बात करूं तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा वर्ष में चली गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष की बात करेंगे साथियों, देखिए 365 × 24 × 260 × 60 × 3 × 108 मीटर बराबर होता है 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर के बराबर होगा। 10 पावर 8 कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर के बराबर होता है और प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 पर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी से संबंधित हैं, गोल्फ से हैं, शतरंज से हैं, या टेबल टेनिस से हैं? कौन? मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इनका जो खेल है वो शतरंज है। ठीक है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर जो 5 बार
5 बार, ठीक है, 5 बार के पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन हैं। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी भारत के विश्वनाथ आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी, रमेश बाबू प्राज्ञानंद, विदित गुजराती, परिमार्जन नेगी, कृष्णन शशि किरण, सूर्यशेखर गांगुली, अभिजीत गुप्ता। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न है कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। कुद्रेमुख लौह अयस्क साथियों, तो यह खदान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक, पनम्बुर, मंगलौर, अन्य लौह अयस्क खदान राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले भारत के पहले रोबोट का नाम क्या है? सेप्टिक क्लीनर बॉट, होमोसेप एटम, स्वच्छता रोबो, सफाई रोबोट। तो सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले भारत के पहले रोबोट का नाम क्या है, ये बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है होमोसेप एटम। ठीक है, ये सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले भारत के पहले रोबोट का नाम है। ठीक है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई करने वाला रोबोट होमोसेप एटम है। इसे आईआईटी मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बिजनेस इनक्यूबेटर स्टार्टअप द्वारा बनाया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था बनाने का? देश में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था। और होमोसेप एटम तकनीक पारंपरिक सफाई तरीकों का समाधान करती है और यह रोबोट सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों की होने वाली मौत की आशंका को भी खत्म करता है। ठीक है, तो पहले रोबोट का यही नाम था और इसका उद्देश्य मैंने बता दिया क्या होता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि देश में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर, बाराबंकी। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो काली मिट्टी की बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों आजमगढ़ आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। साथियों आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक और 11 विधानसभा तथा साथ ही साथ 2 लोकसभा सीटें भी हैं। ठीक है, तो ये था आजमगढ़ के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनमाली, हुलास। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन सा? तो साथियों हुलास जो है आपका राइट आंसर होगा। हुलास सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देख लीजिए हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ जो है पंजाब में, बनमाली हरियाणा में और मांडा जम्मू में स्थित सैंधवकालीन स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? सूरदास, दंडी, तुलसीदास, कालिदास। तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, कौन थे? तो साथियों 10 कुमार चरितम के रचनाकार जो हैं वो दंडी हैं। ठीक है, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी तथा कथा आदि कृतियाँ दंडिन यानी दंडी की हैं। दंडिन पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन जो कि 600 से 715 ईस्वी के समय में थे। शैव मत्तावलंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभवम, सूरदास की सूरसागर सूरसरावली साहित्य लहरी है और तुलसीदास की रामचरितमानस दोहावली वैराग्य संदीपनी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? जो नारा है
भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था, किसने दिया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर सत्य शोधक समाज? तो साथियों, आर्य समाज जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, और यही सामाजिक धार्मिक आंदोलन का नारा है भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। और अगर आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो साथियों 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना जो होती है साथियों 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका नारा था भारत भारतीयों के लिए, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज ने 1863 में शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए हैं? 18, 19, 20 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए साथियों, कितने मत दिए गए हैं? तो 18 मत दिए गए हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? सोलापुर में, नागपुर में, गुवाहाटी में या फिर झांसी में? तो साथियों, राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो झांसी में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, स्थित है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR से संबंधित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में की गई थी। यह केंद्र भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है। इस सोसाइटी का पहला नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था, ठीक है साथियों। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके CAFRI कर दिया गया, माने ICAR से CAFRI कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 38वां, 40वां, 42वां, 44वां? तो हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत ने साथियों 42वां स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में 55 देशों का मूल्यांकन किया गया था और भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 42वां स्थान हासिल किया। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में पहला स्थान जो हासिल किया है वो अमेरिका ने किया है, ठीक है, और 42वें स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर? तो बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है साथियों? तो ब्रह्मांड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्रह्मांड जो है आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था 1894 से 96 के बीच में। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत किया था। नासा द्वारा 2001 में मैप माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, ठीक है, एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की गई, ठीक है, जिसे मैप भी कहते हैं, नासा द्वारा 2001 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है? अप्सरा, कामिनी, रोहिणी या फिर उर्वशी? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है तो अप्सरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है, जिसका शुभारंभ 4 अगस्त 1956 को किया गया। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था और यह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे आप डैश डैश कर लीजिएगा। कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक या डेटा, क्या होगा? तो साथियों, जो कंट्रोल यूनिट है वो सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो कंट्रोल यूनिट आपका राइट आंसर होगा। कंट्रोल यूनिट सभी प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल को नियंत्रित करती है। कंट्रोल यूनिट फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट्स, डिजिटल सर्किट और एनकोडर और डिकोडर सर्किट से बनी होती है, जो एक विशिष्ट और निश्चित तरीके से तारयुक्त वायर्ड होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 1 लाख? तो वह न्यूनतम राशि क्या है? साथियों, 2 लाख आपका राइट आंसर होगा। 2 लाख रुपए वह न्यूनतम राशि है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे आरटीजीएस भी कहते हैं, इन्हीं के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस शब्द एक फंड ट्रांसफर सिस्टम को संदर्भित करता है जो धन और या प्रतिभूतियों के तत्कालिक हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, ये बताना है। 1987 से 1992, 2007 से 2012, 2012 से 2017, 1990 से 1995। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है साथियों। तो 2012 से 2017 आपका राइट आंसर होगा। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ठीक। 12वीं पंचवर्षीय योजना थीम तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। ठीक है। और लक्ष्य वृद्धि दर की बात करें तो कृषि वृद्धि दर 4% और विनिर्माण वृद्धि दर 10%। ये लक्ष्य था, लक्ष्य का वृद्धि दर था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई, कौन थे? जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू. वेडरबन। तो 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो हैं वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में मुंबई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और मुंबई में होती है, और इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो साथियों, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके तहत कानूनी रूप से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान, सिख और ईसाई पहले से ही अल्पसंख्यक माने जा रहे थे। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ, जो कि 24 सितंबर 1932 को होता है। इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, और इस पर हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल दलित समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या दलित वर्गों के लिए 18% बढ़ा दी गई।
ठीक है, तो ये थी कहानी। निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। तो कौन कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है साथियों? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत सरकार की समूची कार्यपालिका कार्यवाही उसके नाम से की जाती है। अनुच्छेद 53, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 जो है वो भारत सरकार की समूची कार्यपालिका कार्यवाही उसके नाम से की जाती है, माने राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहेलखंड का। अवध जो है धुरिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो साथियों बुंदेलखंड का। ठीक है, धुरिया लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड का है। और बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है धुरिया लोक नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शिवेलियर डे ला लीजन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? जापान, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, जिसे कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया है शशि थरूर जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 40 भागों में, 50 भागों में, 60 भागों में, 70 भागों में। तो जो दिल्ली की विधानसभा है वो विभाजित है 70 भागों में साथियों। ठीक है, दिल्ली की विधानसभा 70 भागों में विभाजित है। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई। ठीक है, 70 में 67। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहरीन मनामा, कतर दोहा, कुवैत अदन, ओमान मस्कट। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए, क्या बहरीन की राजधानी मनामा है, कतर की राजधानी दोहा है, कुवैत की अदन है, या ओमान का मस्कट? ठीक है, देश और राजधानी है, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो साथियों कुवैत अदन ये आपका सुमेलित नहीं है। उपरोक्त देशों की राजधानियों का सही क्रम इस प्रकार है, बहरीन की राजधानी मनामा है, ठीक है, कतर की राजधानी दोहा है, बिल्कुल सही है, कुवैत सिटी होगा, ठीक है, कुवैत का अदन नहीं होता, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ओमान का मस्कट है, अतः विकल्प सी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? पायरोमीटर कहते हैं उस यंत्र को, सिस्मोग्राफ कहते हैं, पॉलीग्राफ कहते हैं, फिनोग्राफ कहते हैं। तो क्या कहते हैं झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को? तो साथियों पॉलीग्राफ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ जिसे लोकप्रिय रूप से एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण के रूप में जाना जाता है, यह एक उपकरण या प्रक्रिया है जिससे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता जैसे कई शारीरिक संकेतों को मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति से सवालों की एक श्रृंखला पूछी जाती है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने में किया जाता है। ठीक है, जो पायरोमीटर होता है उससे उच्च तापमान मापा जाता है, और पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन SCA स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, निरंजन शाह स्टेडियम, विराट कोहली स्टेडियम। तो क्या नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? साथियों निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, निरंजन शाह स्टेडियम जो है तो गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम किया जाएगा। ठीक है,
इस स्टेडियम का नाम जो है वो पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और वरिष्ठ प्रशासक निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। निरंजन शाह बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है और साथियों यूपी पुलिस में टोटल 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीए का। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील, मुंडा। तो कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो साथियों थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारोपी भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूह की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं और मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो थारू वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित हैं। भील वाले कहाँ से कहाँ संबंधित हैं? वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र एवं राजस्थान। और मुंडा वाले झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के सेशन का टोटल 38 प्रश्न। 38 प्रश्न में आप कितना कर पाएँ ये कमेंट करके जरूर बताएगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर तो जरूर करेगा साथियों, जिससे वो अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।